नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त हों और आपकी स्टडी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। ये वीडियो सेगमेंट जो आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये सभी वीडियोस आपके अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेटा आपको उपलब्ध कराया था कक्षा 10वीं के यूनिट 4 और 5 से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को। उसी वीडियो सेगमेंट को आगे ले जाकर आज हम बात करेंगे बेटा यूनिट 4 और यूनिट 5 से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ ही साथ 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस के। ठीक है ना? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ बेटा अगर आपको मेरी और मेरी टीम यानी कि एसएमसी विद्यावर्ष की टीम की मेहनत आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे समय-समय पर आपको आपके क्लास से जुड़े हुए वीडियो उपलब्ध होते रहें। ठीक है? आपका इतने करने से ना हम लोगों को उत्साह मिलता है, हमें लगता है कि हमें आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाना चाहिए। तो चलिए बेटा फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हमें पढ़ना है यूनिट 4, यूनिट 5 से जुड़े हुए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को। ठीक है? सबसे पहले बात की जा रही है बेटा, देखिए सबसे पहले बात किसकी की जा रही है बेटा? सबसे पहले बात की जा रही है सत्य असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स, जो ना पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर नहीं किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को पार्ट 2 में करेंगे। फिर इससे जुड़े हुए 2 नंबर के, 3 नंबर और 4 नंबर यानी 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर्स की बात करें। तो देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण की या का उच्चतम घातांक कितना होता है? तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये तो सीख ही लिया था कि जब बात सर द्विघात की होगी, किसकी होगी बेटा? द्विघात समीकरण की होगी। तो सर नो डाउट एक चीज तो हम सबने सीख ली थी, वो क्या था बेटा? कि द्विघात है मतलब सर मैक्सिमम घात जो होगी ना, मैक्सिमम जो घात होगी ना, वो कितनी होगी? मैक्सिमम डिग्री जो मिलेंगी हमें ना, वो कितनी मिलेगी बेटा? 2 मिलेगी। कितनी? 2 मिलेगी। जबकि यहाँ कितनी है बेटा? यहाँ 3 है। मतलब ये कथन असत्य ही है। ठीक है ना? आगे लिखा है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये तो यहाँ नहीं पूछा गया। यहाँ केवल इतना पूछा गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये सही है या गलत है। आपको केवल इतना बताना। तो पहले तो देखेंगे हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसका फॉर्मूला है बेटा? ये फॉर्मूला है बच्चा विविक्त कर। किसका बेटा? विविक्त कर। विविक्त कर d बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है? तो दोनों चीजें यहां से क्लियर हो गई कि अगर कहीं लिखा है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक सही फॉर्मूला है। साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया कि ये किसका फॉर्मूला बेटा? विविक्त कर का। आगे लिखा है यदि d बराबर 0 है तब मूल काल्पनिक होते हैं। आप लोगों में से जिनने भी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, सबसे पहले उस वीडियो को देखें। रीजन ये है बेटा कि यूनिट 4 की जितनी भी बेसिक है उसे ना पार्ट 1 वीडियो में बड़े बारीकी से क्लियर किया। अब अगर आप पार्ट 1 देख के आएंगे तो आपको यहाँ ये क्लियर रहेगा कि मूलों के कितने फॉर्म रहेंगे, मूल कितने फॉर्म में लिखे जाएंगे। काल्पनिक होगा, है ना? और क्या होगा बेटा? सर वास्तविक भी होगा। इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद सर बराबर। ये 3 है ना? अच्छा, इनके बारे में डिटेल्ड में बात की गई है पार्ट 1 में। तो अगर आपको लगता है कि सर ये आपने सीधे सीधे बता दिए, तो बेस्ट है कि आप पार्ट 1 देखें। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ काल्पनिक कब होगा बेटा? जब वैल्यू निगेटिव आए।
जब वैल्यू माइनस में हो, वास्तविक कब आएगा जब वैल्यू पॉजिटिव होगी, साथ ही साथ बेटा बराबर कब आएगा जब वैल्यू होगी जीरो। क्या होगी बेटा, जीरो होगी। तो डी बराबर क्या दिया है, जीरो दिया है। मतलब क्या होना चाहिए सर, होना चाहिए बराबर पे, पर इनने क्या लिखा है बेटा, इनने लिखा है काल्पनिक, इसी कारण कथन कैसा है बेटा, असत्य है। आगे लिख कर दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में ए बराबर नहीं जीरो। अगर ए बराबर जीरो होगा बेटा, एक ही जगह जीरो होगा, एक्स स्क्वायर खत्म, तो फिर काय का द्विघात समीकरण, काय का वर्ग समीकरण है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये है बेटा, यहाँ बताता हूं आपको कि द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का जो आदर्श रूप है या जो आदर्श समीकरण है बेटा, उसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बी, इस फॉर्म में लिखा जाता है। समझ रहे हैं आप। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म मिलाइए आप, साथ ही साथ ये भी लिखा जाएगा कि ए जीरो के बराबर, अगर ए जीरो के बराबर ये वैल्यू खत्म, और जब ये वैल्यू खत्म बेटा तो द्विघात रहा, ये नहीं रहा सर। फिर समझ में आया। चलिए आगे लिखा है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं। ये तो हम लोग काफी बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए जितनी घात, अगर कहीं लिखा है रेखिक समीकरण मतलब मूल एक, अगर कहीं लिखा है द्विघात समीकरण मूल दो बेटा, अगर कहीं लिखा है त्रिघात समीकरण मूल बेटा तीन, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ, द्विघात समीकरण लिखा है सर, तो बेटा मूल कितने मिल जाएंगे, दो ही मिलेंगे। कथन सही है, बिल्कुल सही है बेटा। आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिए, यहाँ 2 अंक के प्रश्न है। पहले प्रश्न में ही बात की गई है बेटा कि यदि समीकरण 2x² 3x प्लस 1 बराबर 0 तो डी का मान ज्ञात। अब कैसे करना होगा इस पर बात करते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या है, 2x² 3x प्लस 1, यही है ना बेटा। यहाँ लिख लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, हो गया। ज्यादा है तो बराबर में जीरो, समीकरण 1। आपसे पूछा क्या है, पूछा जा रहा है बेटा डी की वैल्यू। क्या पूछ रहे हैं, डी की वैल्यू पूछ रहे हैं। डी की वैल्यू मतलब विविक्त कर पूछ रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। तो जैसे ही तुलना करेंगे बेटा हमें वैल्यू मिलेगी ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2x, बी एक्स इक्वल 3, सी इक्वल 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसल आउट, तो वैल्यू क्या बची, ए बराबर बचा बेटा 2, क्या बचा 2। बी बराबर क्या मिलेगा बेटा, बी बराबर मिला सर 3, क्या मिला 3। और सी बराबर क्या मिलेगा 1, हो चुका। इनके बाद डी फाइंड कर, तो डी का फॉर्मूला क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते, तो डी बराबर बी की जगह 3 पे स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की जगह 2, सी की जगह 1, डी बराबर 9 माइनस 8, तो डी क्या मिल गई 1। कितनी मिली बेटा डी, 1 मिली सर। चलिए देखते हैं सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगले में क्या है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के मूल ज्ञात, है ना। चलिए बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 के मूल की तरफ, है ना। क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसके मूल बता दें, है ना। यही है ना क्वेश्चन। बराबर में आप जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर फैक्टर क्या मिलेंगे बेटा, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2, बिल्कुल सही है, 2 प्लस
2, आगे बढ़, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। यही तो मिला। कॉमन वैल्यू ढूंढी, x कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2, फिर x प्लस 2 और x। अब ये कैसे आया, ये भी तो एक प्रश्न है। तो देखिए कैसे आया, यहाँ ये x प्लस 2 और यहाँ ये x कॉमन है, दोनों दोनों ही कॉमन है। तो मैंने इन्हें कॉमन लेकर यहाँ लिख लिया, ये बचा क्या, ये x ये रहा, ये 2 यहाँ। आप समझ आया। फिर आगे x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 बेटा, x बराबर माइनस, ये मिल चुके आपको आपके आंसर। क्लियर है, समझ आया। तो आपको जो दो मूल मिले वो क्या मिले बेटा, मूल आपको मिले -2 -2। वापस से लौटते हैं क्वेश्चन की, क्या है यहाँ 2 + 2। अब ये क्यों है, देखो यहाँ ना माइनस था, क्या था बेटा, 1 मिनट देखो, अगर यहाँ हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 2 एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -2x -2x प्लस 4 बराबर, एक्स कॉमन x -2, -2 कॉमन x माइनस, तो क्या मिला, x -2 बराबर 0। यहाँ भी 2 और यहाँ भी, सॉरी वहां क्या था बेटा कि हमने प्लस लगा दिया, ठीक है ना। एक और इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस लगा लिया था तब यहाँ -2 और -2 आए, पर जैसे ही माइनस लेंगे फिर क्या आएगा बेटा, +2 और +2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान तो डी का मान ज्ञात करो। अब करना ही नहीं है, यहाँ तो लिखना है कि अगर कहीं मूल समान है, मूलों की प्रकृति आप लोगों ने पढ़ रखी है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति में जब भी मूल समान होते हैं बेटा, तब मूल क्या कहलाते हैं, 0 ही होते हैं, ठीक है ना। अगर मूल वास्तविक होंगे तो प्लस में रहेगी कोई वैल्यू, अगर मूल काल्पनिक होंगे तो माइनस में रहेगी वैल्यू, पर अगर मूल क्या है बेटा, बराबर है, तो वैल्यू आएगी आपकी 0। आगे बढ़, क्वेश्चन है बेटा, b बराबर b² - 4ac का अर्थ क्या, यह बताता है कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक। देखिए यहां से आप निकालते हैं विविक्त का, क्या निकालते हैं बेटा, विविक्त का, यही तो है। और विविक्त करके साथ ही साथ आपको पता चलता है कि आपका जो आंसर आया है, आपका जो उत्तर आया है, वह प्लस में है, माइनस में है या 0। अगर वह प्लस में है तो आप क्या लिखेंगे बेटा, वास्तविक। अगर माइनस में है तो क्या लिखेंगे, काल्पनिक। और अगर 0 है तो क्या लिखेंगे बेटा, बराबर। यही है इसका शाब्दिक अर्थ, यही यहाँ से क्लियर होता है। चलिए 3x² 6x + 3 के मूल ज्ञात करिए। इन्हें भी ना बिल्कुल इसी की तरह ज्ञात करना है। कैसे, तो देखिए मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ। 3x² + 6x + 3 = 0, यही है ना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बेटा, 3x² + 6x + 3 बराबर 0। एक बार मिला ले क्वेश्चन, अदरवाइज पहले वाले की तरह गलती हो जाए ना, प्लस माइनस गलत लिख जाए। क्या है, 3x² + 6x + 3। चलिए बहुत सही, क्या है बेटा, 3x² + 6x + 3। अब ऐसी वैल्यू ढूंढनी है गुणा करने पर 9 आए, जोड़ने पर 6 आए, ऑलरेडी फैक्टर में है ये तो। 3x² + 3 + 3 क्या आएगा बेटा, 3 + 3 हो चुका ना। छोटे छोटे फैक्टर हैं, आसानी से कर पाओगे।
आगे 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x कॉमन ले लीजिए, 3 से 3 खत्म, x से x, एक x मिल चुका है ना, प्लस 3x से 3x। अगर कभी भी कॉमन वैल्यू मतलब एक जैसी वैल्यू आ जाए ना तो वहां +1 आएगा, अगर प्लस माइनस का अंतर है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर 3x से 3x घटा दिए 0, भाग देना बेटा, कॉमन लेना मतलब भाग देना है, ठीक है ना, +1 कॉमन। तो यहाँ क्या कॉमन आएगा बेटा, सो 1 मिनट देखिए, हाँ अब सही, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब मिलाइए दोनों ब्रैकेट, बराबर है तो इन्हें लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे, x+1, और एक बार लिखेंगे 3x+3 इक्वल 0, x बराबर माइनस 3x+3 बराबर 0, 3x बराबर -3, x बराबर -3/3, ये भी आया -1, दोनों ही बराबर आए, देखते हैं, -1 और -1, यही आएगा आंसर। क्या आया बेटा, -1 और -1, कैसे आया, तो ये रहा सर, ऐसे आया, एक -1 यहाँ मिला और दूसरा -1 यहाँ, ठीक है ना। देखिए वर्ग समीकरण है या द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, एक ये और एक ये, बेशक एक ही हो मूल पर हम उन्हें दो बार लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते, अब बात करेंगे बेटा हम 3 अंकीय प्रश्नों, 3 मार्कर क्वेश्चंस है। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन है बेटा कि द्विघातीय सूत्र समीकरण 2x² -7x+3 बराबर 0 हल करिए। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ ये लिख दिया गया है द्विघातीय सूत्र, कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों को टेस्ट करने के लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और वो कंफ्यूजन है बेटा, वो लिख दे कि बताइए श्री धराचार्य सूत्र या धराचार्य फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल पूछ सकता है बेटा। तो क्या करना होगा, देखिए पहले लिखते हैं हम इक्वेशन, इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में है बेटा 2x² -7x+3 बराबर 0, समीकरण, समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx+c बराबर 0, ठीक है ना। इससे करेंगे बेटा एक मिनट, किससे करेंगे तुलना बेटा, ax² सर प्लस bx+c बराबर 0। तो जैसे ही तुलना करेंगे हम, हमें क्या मिलेगा, ax² बराबर bx बराबर c बराबर, यही तो मिला बेटा, समझिए। अब ax² के बराबर में क्या रखेंगे, 2x², bx के बराबर में -7 यहाँ थी, ये मिल चुकी वैल्यू, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3, यही तो मिलेगी, समझिए। क्योंकि जब भी ना हम फॉर्मूला मेथड की ओर जाएंगे सबसे पहले तुलना करनी होगी, कर चुके। आगे आगे लिखते हैं हम द्विघात, द्विघात सूत्र, या इसे एक और नाम से जानते हैं बेटा, क्या है नाम, श्री धराचार्य सूत्र। क्या है बेटा, तो लिखते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √v² -4ac बटे 2a। अब जो a b और c की वैल्यू मिली है ना, उसे इस फॉर्मूला में पुट करना है बेटा, क्लियर है, कैसे करना है देखिए, x बराबर माइनस b की जगह कितने हैं बेटा, -7 है सर, प्लस माइनस
बी स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जो बी है उस पर घात 2 लगाए, यानी कि -7 पे घात 2, -4 गुणा एक ही जगह कितना है बेटा 2, सी की जगह कितना है 3, बटे में कितना है 2 गुणा 2, यही है ना। आगे बढ़, एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4×12 दूनी 24 बटे 4। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 7 सीधे प्लस माइनस 7, -7 पे वर्ग में किसी भी संख्या पे अगर घात सम है और वहां माइनस लगा हुआ है तो नो डाउट वह संख्या प्लस में आएगी। जैसे कि यहाँ 7 आ चुकी है ना, 4×12 दूनी 24, घटाएंगे ना, तो घटा के हमें क्या मिलेगा बेटा, घटाकर हमें मिलेगा बेटा x बराबर 7 प्लस माइनस 25 बटे 4, ये मिल चुकी है। 49 में से 24 माइनस किया 25 मिल गए। x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, ये भी मिल चुका। अब सर दो साइन है, दो चिन्ह है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना बेटा, पहले लेंगे हम प्लस चिन्ह। क्या लेंगे बेटा, प्लस चिन्ह से। तो x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 हो गया। माइनस चिन्ह को हटा देंगे क्योंकि हमने लिख रखा है कि प्लस चिन्ह से। चलिए आगे देखिए, x बराबर 12 बटे 4, x बराबर 3, क्या मिला x का मान, सर x का मान मिल गया 3। आगे आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमें निकालना है माइनस चिन्ह से। तो माइनस चिन्ह से क्या होगा बेटा, देखिए माइनस चिन्ह से होगा बेटा x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4। x बराबर क्या मिला आपको, 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर क्या मिला बेटा, 1 बटे 2। अब दिमाग में क्वेश्चन है कि सर आपने तो कर दिया, अब आप मुझे बताइए, आपने जो सवाल किया है ये सही है या गलत है ना। तो इससे अगर आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। इसे मानिए आप अल्फा और इसे मानिए आप बीटा, ठीक है ना बेटा। क्या मानेंगे इसे, बीटा। और एक फॉर्मूला है जहां ये वैल्यू आप लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, यही है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां आप वैल्यू लगाकर चेक कर सकते हैं सर सही है या गलत। नहीं सर मुझे नहीं समझ आया, आप तो चेक कराइए। तो नो डाउट बेटा हम चेक करते हैं। चलिए, अल्फा 3 है, बीटा 1/2 है ना, ये ध्यान रखना है। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा बराबर सर 3 है, बीटा बराबर क्या है बेटा 1/2। एक बार देख लो, नहीं तो गलत हो जाए ना। अल्फा देखिए बेटा क्या है 3, और बीटा क्या है बेटा 1/2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। बेटा मूल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मूल। तो हम यहाँ 0 रख सकते हैं, शून्यक में नहीं रखते, शून्यक में कुछ और करते हैं, पर हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4, तो हम 0 रख के सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए फिर शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह बेटा 3 प्लस 1/2 हो गया, एक्स प्लस 3 गुणा 1/2, ये भी हो गया, बराबर में क्या बेटा 0। एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया 2, 3 दूनी 6 प्लस 1, और x प्लस 3/2। क्लियर है, कैलकुलेशन है, आ ही जाएगा बेटा है ना। आगे बढ़ते चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 1, 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब आप एक काम करिए, इनका लीजिए आप एलसीएम, 2 एकम 2x² बेटा माइनस 7x प्लस, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, 3 बराबर 0, 2 यहाँ गया, 2 हो गए खत्म। बचा क्या बेटा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0।
अब एक बार वापस से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में यही वैल्यू थी या अलग थी? 2x² माइनस 7x प्लस 3, आपकी क्या है? 2x² माइनस 7x प्लस 3। यानी कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो पूरी तरह कैसा है बेटा? सही है। ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई हैं, देखिए बोर्ड एग्जाम में इनफ टाइम रहता है। जो लोग ये बातें बनाते हैं ना कि सर वो टाइम कम बचा है, आजकल ये हो चुका है लोगों का कि उन्हें ना परेशान करना है बच्चों को। अरे मैथ का पेपर बहुत बड़ा आता है, टाइम कुछ नहीं होता बेटा। अगर आप तरीके से क्वेश्चन को मेथड बाय मेथड करते जाएंगे, कहीं उलझेंगे नहीं ना, तो आप 15 से 20 मिनट वहां वेट करेंगे बैठ के कि अब कॉपी जमा हो जाए सर, अब घर निकलना है ना। तो उस टाइम में आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने जो क्वेश्चन किया है सही है। स्कोर ना आप यही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर मैंने क्वेश्चन किया सही है, अब यहां से पता है सर सही है, मतलब नो डाउट सर मेरे नंबर ना पक्के हैं। करना क्या है? करना ये है, यहाँ क्या लिखना है बेटा? रफ वर्क, रफ वर्क। ठीक है ना? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा कि यदि किसी समीकरण के मूल, देखिए क्या है question। यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि किसी समीकरण के मूल 2 और 3 है तो समीकरण ज्ञात करो। अभी करके आए, जस्ट अभी करके आए। क्या करना है बेटा? मूल दिए हैं, लिख देता हूं मैं, दिया है मूल। क्या है मूल बेटा? मूल है अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3, ये रहे आपके मूल। अब समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो मैं लिखता हूं यहाँ द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए जो फॉर्मूला है वो है बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल। फिर से एक बार दोहरा दो कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4, तो हमें शून्य नहीं निकालने हैं। और जब भी हम बात करेंगे किसकी बेटा? मूलों की, तो मूल में बराबर में 0 रखे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, x² माइनस अल्फा की जगह क्या? 2 प्लस बीटा की जगह 3, x प्लस 2 गुणा 3 बराबर 0। x² माइनस 1, सॉरी सॉरी बेटा, क्या होगा? 2 और 3 5x हो चुके। आगे 2 तिया 6 बराबर 0। ये तो आ चुका आपका आंसर। अब सर आपने उसमें जांच बताई, इसमें नहीं बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा बेटा। इसे आप गुणनखंड विधि से हल कर दें। गुणनखंड विधि आप सभी ने पढ़ रखी। हल करेंगे तो आपको यहाँ से जो मूल मिलेंगे, क्या मिलेगा बेटा? मूल। वो कौन से मिलेंगे? वापस से यही मिलेंगे। तो जैसे ही वापस से मिलेंगे मतलब क्वेश्चन सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि यदि एपी का ए बराबर क्या है? 5 और डी बराबर है 0, तो सभी पद क्या होंगे? चलिए देखते हैं। एपी में ए दिया जाए, क्या दिया जा रहा है आपको? ए दिया जा रहा है सर, ए बराबर है 5 और सर डी बराबर है जी। तो फिर एपी के सभी पद क्या होंगे? मैंने आपको जब पार्ट 1 पढ़ाया था वहां मैंने ये क्लियर कर रखा था बेटा कि यदि आपका सार अंतर 0 आएगा तो नो डाउट आपके सभी पद बराबर ही रहेंगे। जैसे मानिए स्कूल में प्रेयर के लिए लाइन लगाई, वहां 5 लड़कों की पंक्तियां लगाई गई, उन 5 लड़कों को खड़ा किया गया बेटा जिनकी हाइट बिल्कुल इक्वल थी। कैसी थी बेटा? बिल्कुल इक्वल थी, है ना? तब उनके बीच में उनके हाइट के डिस्टेंस को अगर हम देखेंगे कुछ अंतर ही नहीं रहेगा। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यही यहाँ कहा गया। क्या कहा गया बेटा? देखिए, और अगर ऐसे समझ नहीं आए ना, अगर ऑरली समझ नहीं आता है फिर भी तरीका है। क्या है बेटा? ए प्लस 1d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। ये रहा आपको किसी भी एपी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ बेटा ए तो ऑलरेडी है आपके पास, 5 है, 5 लिख दिया था। 5 + 1 × 0, 5 + 2 × 0, 5 + 3 × 0। पर सर यहाँ वैल्यू तो 5 ही 5 है,
सब में 5 मिल गए, यही तो कहा गया है। तो सभी पद कैसे होंगे बेटा? सभी पद होंगे आपके समान। कैसे हो जाएंगे बेटा? समान। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते कि ए 5 है, डी 0 है, तो फिर बताइए अब आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा, आगे हमें लिखना होगा कि जिस भी एपी में सार्वंतर शून्य होता है, उस एपी के सभी पद बराबर होंगे, क्योंकि सार्वंतर से ही तो पदों की संख्या बदलनी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है बेटा 10वां पद 29 है और 5वां पद। 5वां पद कितना है? सबसे पहले तो बेटा हम लिखते हैं 10वां पद। 10वां पद कितना है बेटा? 29। और 5वां पद, 5वां पद कितना है बेटा? 14। तो हम 10वें पद को क्या लिखेंगे? 10वें पद को बेटा हमें लिखना होता है A10। 5वें पद को A5, यही तो लिखना होता है। चलिए फिर चेक करते हैं। तो 10वें पद को A10 को हमने लिख दिया बेटा A+9D। मतलब होगा A+9D बराबर 29 समीकरण नंबर 1। क्योंकि A10 की वैल्यू क्या थी? 29 रख दिया। दूसरे में ऐसे A5 बराबर A+4D, है ना? तो A+4D बराबर A5 की जगह कितने हैं? 14 है सर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 मिल चुके। अब हम लिख लेंगे यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 1 में क्या लिखते हैं? A+9D बराबर 29 और A+4D बराबर 14। दोनों समीकरण हो चुके बेटा। अब क्या करना है? अब लगानी है विलोपन। क्या लगानी है? विलोपन। सीधे यहां लिखेंगे हम घटाने। क्लियर है? माइनस 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 कैंसल। 9 में से 4 घटाएंगे बेटा, यहाँ आएगा 5D। और 29 में से 14 घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 1 15। तो डी क्या मिलेगी बेटा? डी बराबर मिल चुका 15/5। तो डी बराबर क्या हो चुका? 3। यही मिला, देखिए आप, डी बराबर 3 मिल चुका। अब सर मैं कैसे मानूं कि आपने जो बताया वो सही है तरीका बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डी से निकालना होगा हमें, क्या निकालना होगा बेटा? ए। कैसे भी करके ए निकाल लें, उसके बाद हम इसकी जांच कर पाए। मानिए आपने समीकरण 1 में डी का मान रख दिया, किसमें रख दिया? समीकरण 1 में, है ना? तो आपको मिला A+9D बराबर 29। यही तो मिला, यही मिला ना? तो देखिए डी की वैल्यू लगाएंगे, A+9 गुणा डी की जगह 3 बराबर 29। ए बराबर 29 माइनस 27, 9 3 27। ए मिला आपको 2। कितना मिला बेटा? 2। डी सर 3 मिला और ए मिला 2। अब सर जांच कैसे होगी? हो गई जांच, ये मानिए आपको क्या दिया गया है? 5वां पद। क्या दिया बेटा? 5वां पद। कितना दिया है बेटा? 14। A5 बराबर दिया है 14। A5 मतलब A+4D बराबर 14। ए की जगह क्या है बेटा? 2 +4 गुणा डी की जगह क्या है बेटा? 3 बराबर में क्या है? 14। 2 + 4 3 12 बराबर 14। 12 और 2 जोड़ दीजिए, क्या होगा? 12 और 2 होंगे बेटा 14 बराबर 14। हो चुका? देखिए बराबर है, मतलब क्वेश्चन कैसा है बेटा? सही है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़। अब कुछ रिक्त स्थान है, इनकी बात कर ली जाए। पहला है एपी का, 1 मिनट, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। एपी का पहला पद किससे दर्शाया जाता है? इतना सब करने से अच्छा है ना हम ए एन का फॉर्मूला लिख लें। जो एपी के लिए ए एन इक्वल A+n-1 गुणा डी। अब यहाँ ए एन क्या है बेटा? ए एन है सर अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। ए क्या है बेटा? ए है सर प्रथम पद। प्रथम पद। तो फिर बेटा एन क्या है? एन है सर पदों की संख्या। क्या है बेटा? पदों की संख्या है सर। अच्छा,
तो फिर डी क्या है बेटा? डी देखो, ए एन अंतिम पद है, बहुत अच्छे, और ए प्रथम पद है, ठीक है भाई, समझ आया। एन पदों की संख्या है। डी क्या है बेटा? डी है सर सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर है सर। हो गया। अब देखिए, एपी का पहला पद दर्शाया जाता है ए से, कुछ करना ही नहीं। एपी का समान अंतर किससे दर्शाया जाता है? डी से सर। nth पद का सूत्र क्या होता है? ये रहा सर, ये रहा nth पद का सूत्र, a प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो ये लिखा है। यदि सभी पद समान है, मैंने अभी बताया, किसी भी एपी के सभी पद समान है, नो डाउट एपी का डी बराबर क्या होगा बेटा? 0 होगा सर। बहुत अच्छे। यदि डी ऋणात्मक है तो पद कैसे होंगे? अरे पागलों, समझिए, अगर कहीं लिखा है -5, फिर लिखा है -4, है ना, या मानिए आप इसे हटाइए, इसे आप हटाइए, और आपको दिया जाए, समझना, यहाँ ऐसे नहीं कि सर रटना होगा कि यदि डी ऋणात्मक है तो पद घटते हैं, घटते हैं। नहीं बेटा, क्यों? मैथ पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, मैथ में ही रटोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ए मानिए आपको दिया गया 10 और डी दी गई आपको माइनस, ठीक है ना, एपी बनाते। देखिए डी ऋणात्मक है, डी कैसी है बेटा? ऋणात्मक है, जो कि यहाँ लिख कर दिया है, डी ऋणात्मक है। चेक करते हैं फिर, तो बेटा एपी बराबर क्या होता है? ए कॉमा ए प्लस 1 डी, ए प्लस 2 डी, इतने में इनफ है, इतने में समझ आ जाएगा, है ना। तो देखिए एक ही जगह तो बेटा 10 आ चुका, बहुत अच्छी बात। 10 प्लस 1 गुणा डी की जगह -2, 10 प्लस 2 गुणा -2। सॉल्व करें, यहाँ तो 10 कॉमा 10 -2 कॉमा 10 -4, मतलब 10, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 4 गए 6। किस फॉर्म में है बेटा? है घटते क्रम में। बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर 0, फिर माइनस में, यही तो रहेगा। समझ रहे हैं आप? यही तो क्रम बनेगा। फिर मिल चुका है इसका आंसर। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बात की गई है बेटा, एपी का अंतर हमेशा समान होता है। बिल्कुल, अगर एपी है तो सार्वंतर समान, अगर एपी नहीं है, 5.1 में बताया गया है कि बताइए इनका सार्वंतर क्या है। यदि ये सार्वंतर समान है तो अगले पद निकालिए। क्यों? क्योंकि बेटा पॉइंट समझ, एक वस्तु यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 3 है, अब इसके बीच का अंतर 4 हो गया, अगली यहीं रख दी, इसका अंतर 1 हो गया। हमसे पूछ लिया है सर बताइए अगले का अंतर, तो बेटा हम रीजनिंग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, है ना, समझ रहे हो बात? जो हम इसमें अलग अलग मेथड अप्लाई करें, हमें पढ़ना है बेटा समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है बच्चा? समांतर श्रेणी पढ़ना है सर। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? तो समांतर श्रेणी का मतलब है बेटा समान अंतर। कैसा मतलब है बेटा? समान अंतर। देखिए ये नाम से ही डिफाइन होती, समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी बेटा वही क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी समांतर श्रेणी। तो अब समान अंतर, क्वेश्चन ये है कि एपी का अंतर हमेशा समान होता है। भाई यहाँ नीचे ही लिखा है, हिंदी में जो नाम है वही क्लियर है कि समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी। यानी कथन कैसा है बेटा? सही है सर। आगे, यदि डी 0 है तो सभी पद भिन्न होंगे। कैसे होंगे? डी 0 है, ए 2 है, और मैंने कहा आप सब पद निकाल लीजिए। आप सारे पद बेटा आएंगे 2,2,2,2,2 अनंत तक 2 आते रहेंगे। क्यों आएंगे सर? इसलिए आएंगे सर कि यहाँ डी 0 है, एपी में जो भी वैल्यू चेंज होगी वो केवल डी से होगी। किससे होगी बेटा? डी से। ठीक है, आगे लिखा है 3, 6, 9, 12 एक एपी है। चेक करते हैं एपी है या ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग झूठ भी बोल देते हैं, है ना, हमें परेशान करने के लिए। तो कोई नहीं, चेक करते हैं बेटा। एपी बराबर 3, 6, 9, 12 यही है ना। देखिए अगर ऑब्जेक्ट टाइप आएगा तो बहुत बड़ा क्यों करना, सीधा सा ऑप्शन है, इससे ये घटा, इससे ये घटा, इससे ये घटा। 6 और 3 में कितने का अंतर है बेटा?
6 और 3 में +3 का अंतर, 9 और 6 में +3 का, 12 और 9 में +3। सब में अंतर कैसा है? बराबर है। और जब अंतर बराबर होता है तो वह श्रेणी क्या कहलाती है बेटा? समांतर श्रेणी कहलाती है सर। ये तो आपने बता दिया, तो फिर ये सही है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। an बराबर a प्लस एन डी, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? जस्ट अभी पढ़ के आए। क्या है फॉर्मूला बेटा? an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो पढ़ा है अभी हमने कि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पर यहाँ तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? an बराबर a प्लस एन डी, जो कि पूरी तरह से असत्य है। आगे लिखा है nth पद निकालने का सूत्र। जी बिल्कुल यही है, देखिए मैच करिए, है सही तो कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बहुत जरूरी है ना, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आपसे जो एमसीक्यू बनेंगे ना, वो तभी बनेंगे जब आपको फॉर्मूला पता हो। क्योंकि 30 से 35% एमसीक्यू केवल फॉर्मूला पे होते हैं। बचे हुए क्वेश्चन जो है वो भी फॉर्मूला पे होंगे। तो इसके लिए जरूरी ये है बेटा कि पूरे मैथ में एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूला है उन्हें खत्म करो। वैसे बहुत जल्दी में ये काम भी आपका करने वाला हूं। आपको एक ऐसी क्लास बताऊंगा, मैं खुद लेकर आऊंगा आपके लिए ऐसी क्लास, जहां हम फॉर्मूला से जुड़े हुए एग्जाम्पल लगाएंगे, जिससे जो फॉर्मूला नहीं बन पाते ना हमसे, वो हम बना पाए। आगे लिखा है बेटा, एक एपी के पहले 3 पद है, 5 9 13, तो डी का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका कितने नंबर में बेटा? 2 नंबर। तो देखिए, अगर 2 नंबर में है, 1 नंबर में है, तब अलग है होगा। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में होता ना, मैं सीधा करता 9 + 4 + 4, ये आ चुका आंसर। पर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है बेटा, इतना करने से आंसर में नंबर नहीं मिलने वाले। तो फिर इतना क्वेश्चन कर दिया, आप सोचो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। फिर ये करना होगा, देखो एपी 5 9 13, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3। तो आप जब भी सार्व अंतर निकालेंगे ना बेटा, सार्व अंतर D बराबर आप लिखेंगे A2 माइनस A, D बराबर A3 माइनस A2। तो D बराबर A2 9 माइनस 5, D बराबर क्या है यार 13, तो 13 माइनस 9 घटाइए। डी क्या मिला बेटा? 4। यहां से डी क्या मिला? 4। इतना करना ही होगा, क्योंकि वो ना एग्जामिनर जब क्वेश्चन सॉल्व देखेगा तभी तो नंबर देगा ना, नहीं तो फिर वो ऑब्जेक्ट टाइप ही हो चुका, फिर करना ही क्या। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या आंसर आया? 4, बिल्कुल सही है बेटा। आगे आगे देखते हैं, है ना। इसे करें साफ और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा? अगले क्वेश्चन में कहा गया यदि एपी का पहला पद 7 और बी 3 है तो छठवां पद ज्ञात कीजिए। ये कैसे सरल है? छठवां पद है बेटा A6 बराबर A+5, ये रहा था A+5D, वैल्यू लगाइए। A6 इक्वल A की जगह क्या है? देखिए पहला पद 7 है, मतलब A बराबर 7 ही है बेटा। तो यहाँ 7 आ चुका, +5 गुणा डी की जगह कितना है? 3 है, 3 रख देंगे। A6 बराबर 7 + 15, तो A6 बराबर 15 5 20, 20 और 2 22। यानी हमें हमारा छठवां पद क्या मिला बेटा? 22। क्या मिला? 22। यदि A 4 है, D 2 है, तो 10वां पद बिल्कुल वैसे ही। जैसे छठवां पद वैसे ही 10वां पद। 10वां पद है मतलब A10 है, A10 है यानी A+9D है। तो A10 इज इक्वल A की जगह क्या है? 4 है सर। 9 इंटू डी की जगह क्या है सर? 2 है सर। A10 इक्वल 4 + 18, यही तो आया। 18 4, क्या को इंसिडेंस है कि दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर क्या आए? 22 आए सर। ऊपर वाले का भी 22 और इसका भी 22, जबकि दोनों की एपी अलग है। ठीक है, चलिए आगे बेटा बात की गई है 3 अंक वाले प्रश्नों की। क्या है? कुछ 3 क्वेश्चन है, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहले में कहा गया यदि एपी के पहले 4 पद ये है तो अगला 10वां पद निकाल। देखिए सरल है, बहुत बड़ा नहीं है। ये 2 में भी पूछा जा सकता था, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, अरे सर
इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो बेटा ऐसे करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे हम एपी। क्या लिखेंगे बेटा? एपी क्या है? 2 है सर, 5 है और 8 है और है 11। अब इस एपी से हमें केवल 2 वैल्यू चाहिए, प्रथम पद और सार। तो प्रथम पद में क्या मिलेगा बेटा हमें? देखिए प्रथम पद नो डाउट पहली संख्या होती है, मतलब 2। फिर सारवंतर, तो हम सीधे भी लिख पाएंगे सारवंतर, क्योंकि यहाँ ना जो नंबर्स हैं, जो संख्या है वो छोटी है। 5 में से 2 घटाए, आप मन में भी घटा पाएंगे। 5 में से 2 सर 3, 8 में से 5 सर 3, 11 में से 8 सर 3। तो नो डाउट बेटा सारवंतर क्या होगा आपका? 3 होगा। क्या हो गया? 3 हो गया। अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है 10वां पद, यानी A10 बराबर A+9D। चलिए A10 बराबर A की जगह 2 + 9 गुणा 3। A10 बराबर 2 + 27 मतलब 29। यही तो है आंसर। क्या आया बेटा? 29 हो चुका। 3 नंबर के लिए हो चुका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि किसी एपी का पहला पद थी और डी 5, तो उसका 20वां पद और 20वें पद का योग दोनों ही ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्ड में, है ना? तो देखिए करना क्या है, जो वैल्यू दी गई है बस उसे लिखना है। पहला पद 3 है, दूसरा और सारवंतर 5 है। ये याद रखना है कि सर ए जो है ना 3 है और सर जो डी है ना वो 5 है। सर यहाँ आपसे A10 पूछा गया है और S10 है या 20 है बेटा? देखते हैं एक बार क्या है। 20वां पद है, यानी A20 और S20 पूछा गया। A20 और S20 पूछा गया। क्लियर है? जब भी ए और डी होता है ना तो ए एन वाली कंडीशन सरल हो जाती है। कैसे? देखिए ए एन इक्वल A+N-A इंटू डी, यही है ना फॉर्मूला। अब समझिए ये तो तब है बेटा जब एन चर राशि है, पर मुझे निकालना है A20। कुछ कुछ चीजें ना लॉजिक से भी बनती है। कैसे? देखिए A+N की जगह कितने लिखे मैंने? 20 लिखे सर। तो यहाँ भी तो 20 लिखूंगा और यहाँ 20 लिखूंगा। 20 में से 1 घटाऊंगा, क्या मिलेगा मुझे? 19D मिल जाएगा सर। तो फिर बस हो गया सॉल्व। कैसे हो गया? चलिए देखते हैं कैसे हो गया। A20 बराबर ए की जगह कितने? 3 है सर, +19। डी की जगह कितने? 5 है सर। तो A20 बराबर 3 + 19, 5 दिन 45, 5 एकम 5 4 9, 19 पंचे 95। जोड़ दीजिए। A20 आपको मिला बेटा 98। क्या मिला? 98 मिला। अब निकालना है S20। उससे पहले हमें पढ़ना होगा SN का फॉर्मूला। तो SN का फॉर्मूला बेटा ये रहा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज, अरे सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एक और फॉर्मूला पढ़ा है। अरे बेटा वो एक और फॉर्मूला इसी से बना है। कैसे बना है? देखिए 1 मिनट, कलर बदल दूं जिससे आपको समझ आ जाए। SN बराबर N/2 A+, AN की जगह वैल्यू लगाना, तो अब क्या है वैल्यू? A+, देखिए A+N-1 गुणा डी, यही तो है वैल्यू। मतलब SN क्या हो चुका बेटा? N/2, 1 और 1 2A प्लस N-1 और गुणा डी। ये लीजिए आपका दूसरा फॉर्मूला बनकर तैयार है एकदम, है ना? बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। तैयार। तो फिर अब कुछ नहीं सर, अब करना है हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में हमारे पास A20 है, क्वेश्चन में ए है और A20 है तो एन तो है ही है ना? ये रहा फॉर्मूला। यहाँ लगानी है वैल्यू। कौन कौन सी लगानी है? मानी ए है आपके पास 3, A20 है आपके पास 98 और एन क्या रहेगी बेटा? अरे पागल, जब यहाँ 20 है तो यहाँ भी तो 20 ही आएगा ना। चलिए लगाइए वैल्यू। S20 बराबर 20/2 और ए की जगह A + A20 वैल्यू लगाते हैं।
10 दूनी 20, यहाँ मिला 10, एक ही जगह मिलेंगे 3, एक ही जगह 3 ही है ना, ये देखिए एक ही जगह 3, ये 20 की जगह कितने हैं 98, ठीक है। तो S20 बराबर 10 गुणा 101 जोड़ देंगे बेटा, आंसर क्लियर है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन, क्या है बेटा, यदि एक संख्या अपने वर्ग से 6 कम है तो उस संख्या ज्ञात करो। अब वही कंफ्यूजन है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कोई नहीं, ट्राई करते। कोई संख्या है, एक संख्या, माना एक संख्या, माना एक संख्या x है, क्या है, एक संख्या x है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इन्हीं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में होती है, आज उसे दूर कर। अब आगे लिखा है बेटा कि एक संख्या का वर्ग, एक संख्या का वर्ग, एक संख्या है यहाँ और इसका है वर्ग बेटा, बराबर ये 6 कम है। अब क्या है, वर्ग से 6 कम है, एक संख्या अपने वर्ग से 6 कम है, ये तो वर्ग हो चुका, एक संख्या यहाँ हो चुकी, एक यहाँ हो चुकी बेटा, क्या संख्या हो चुकी ना। अब ये कह रहे हैं कि जो वर्ग है, जो वर्ग है उससे ये संख्या 6 कम है। कितनी कम है बेटा, 6 कम है। हमें दोनों बराबर करने, -6, समझ रहे हैं। मानिए आपके पास कोई संख्या है x, तो x का वर्ग, किसका वर्ग बेटा, x का वर्ग x से 6 अधिक है, कैसा है बेटा, 6 अधिक है, कम, ये कम है तो ये अधिक है ना। अब मैं कहूं मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं तुम मुझसे 20 साल छोटे हो, बात तो एक ही है। वही यहाँ है बेटा कि 6 कम है संख्या तो वर्ग 6 अधिक है। अब अधिक है, हमें बराबर करना तो हमें कम करना होगा, हमने माइनस कर देना है, -6 साइड 6, तो क्या मिलेगा, x² - x -6 बराबर 0 हो चुका। फैक्टर कर ले, फैक्टर क्या मिलेंगे, x² -3 - 2 x -6 बराबर 0, x² -3x प्लस 2x, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, -6 बराबर 0, x कॉमन बेटा x -3 प्लस 2 कॉमन बेटा x -3 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर मिल चुका आपको 3 और यहाँ x बराबर मिला आपको -2। अब आप बताइए कोई भी संख्या नेगेटिव कैसे रहेगी, और फिर वर्ग करने पर कम ज्यादा, ये तो होगा ही नहीं। तो इसे क्या लिख देंगे हम, ये हो चुका अमान्य। कैसी बन चुकी है, अमान्य। मान्य क्या है, x बराबर 3 है मान्य सच, मैं नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूँ सर आपने जो सवाल किया है ना वो है पूरी तरह गलत। अब बताइए, आप प्रूव करिए सही कैसे है। तो बेटा कोई नहीं, करते हैं प्रूव, ठीक है ना। समीकरण एक इसे माने और यहाँ x की जगह 3 रखें, ठीक है ना, 3 रखते हैं, 3 पे स्क्वायर -6 बराबर x, यही है। 3 के स्क्वायर बेटा 9 - 6 बराबर 3, इस x की है 3 बराबर 3, क्लियर है, ठीक है ना, हो चुका। और अगर इससे भी समझ ना आए, एक संख्या अपने वर्ग से 6 कम है, संख्या है 3 और 3 का वर्ग है 9, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है कितना है बेटा, 6। अब पूरी तरह क्लियर हो, ठीक है। चलिए, फिर भी किसी क्वेश्चन में लेके आपको प्रॉब्लम रहे ना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ कुछ दिक्कत रह गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका वो डाउट ना क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। आगे लिखा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। बेटा 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। अब हमें मूल करने हैं समान, तो मूल समान के लिए फॉर्मूला क्या बेटा, b² - 4ac = 0, यही है ना फॉर्मूला। हमें सीधे वैल्यू लगानी है, यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको a मिलेगा 2, b मिलेगा k और c मिलेगा 3, वैल्यू लगाएंगे, k पे स्क्वायर -4 बड़ा a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0, k² -4 12 दूनी 24 बराबर 0,
के स्क्वायर बराबर 24 वर्गमूल से, तो के बराबर अंडर रूट 24 फैक्टर करते हैं, 2 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, पेयर बनाइए। तो आंसर क्या मिला बेटा, के बराबर 2√6, ये रहा के का मान। क्लियर है, इसे ना काफी बार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़। आगे क्वेश्चन है बेटा कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझिए, पहले लिखा मैंने यहां, माना आयत की चौड़ाई, क्या लिखी बेटा, आयत की चौड़ाई लिखी मैंने x मीटर। ठीक है, अब आयत की लंबाई, ऊपर पढ़िए आप क्या लिख कर दिया गया, ऊपर लिख कर दिया गया है कि आयत की जो लंबाई है वह है चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब चौड़ाई प्लस 4, यानी कि x प्लस 4 हो गया, दोनों वैल्यू मिल गई। साथ ही साथ दिया जा रहा है कि दिया है उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है बेटा, क्षेत्रफल है सर 77, 77। तो फिर शुरू करते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई की जगह, सबसे पहले क्षेत्रफल की जगह 77, फिर लंबाई की जगह x प्लस 4, चौड़ाई की जगह x गुणा कर लेंगे, 77 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, साइड चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77 बराबर 0 हो गया। ऐसी दो वैल्यू जहां गुणा करने पर 77 आए और घटाने पर 4, 11 सत्ते 77, एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7, क्या मिलेगा बेटा, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, एक्स माइनस 77 बराबर 0। आगे बढ़ाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77 बराबर 0। कॉमन वैल्यू x कॉमन आएगा, बचे x प्लस 11। दूसरी तरफ माइनस 7 कॉमन आएंगे, x प्लस 11 बराबर 0। कैसे, ये समझना होगा कि कैसे आए सर। देखिए इन दोनों में x ही कॉमन आया, लिख दिए, दोनों में ही माइनस है, तो पहले माइनस पे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, वैल्यू बची बेटा x प्लस 11 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। देखिए दोनों ही कॉमन है, इन्हें एक बार लिख लिया, बची x माइनस 7। तो x प्लस 11 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर माइनस 11, यहाँ x बराबर प्लस के 7। अब माइनस में लंबाई चौड़ाई पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है सर। तो फिर माइनस वाली वैल्यू सर होगी अमान्य, ये क्या होगी बेटा, अमान्य होगी। फिर बची क्या सर, बची x बराबर 7, यानी सर हमें मिल चुकी चौड़ाई x यानी 7, लंबाई सर x प्लस 4, मतलब 7 प्लस 4 बराबर 11। अगर जांच करनी है बेटा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल था सर 77, 7 गुणा 11, 77 बराबर 77। आइडेंटिफाई हो चुका कि क्वेश्चन सही है। आगे बढ़, आगे लिखा है बेटा, यदि एक समीकरण के मूल और गुणनफल उसके बराबर हो। पॉइंट समझिए कि किसी समीकरण के मूल है अल्फा प्लस बीटा और ये बराबर है अल्फा इंटू बीटा, दोनों एक दूसरे के कैसे बेटा, बराबर है, बिल्कुल बराबर। तब समीकरण क्या बने, अरे भाई समीकरण ये बनेगा, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, दिया है, ये क्या है बेटा, दिया है एक्स स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला,
ये रहा फॉर्म। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बिल्कुल बराबर है। कैसे है बेटा? बिल्कुल बराबर है सर। तो फिर कहीं भी कुछ भी वैल्यू लगाइए। मानिए मैंने लिखा सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। दोनों तरफ बराबर ही वैल्यू लगा ली। आगे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला में क्या लिखा जाता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा माइनस बी बटे, रखिए दोनों तरफ, माइनस बी बटे ए और एक्स माइनस बी बटे ए इक्वल 0 हो चुका ना। आगे बढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस बी बटे ए एक्स माइनस बी बटे ए बराबर 0। दोनों में से बी बटे ए कॉमन लेंगे तो बचा क्या? एक्स माइनस 1 और बराबर में क्या बचा? 0। आप चाहें तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? इस तरह से करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। यहाँ क्या है बेटा? एक एपी के 3 पद है बेटा। पहले पद में मानिए a1 है 3x माइनस ए, a2 है बेटा 5x प्लस 1 और a3 है बेटा 7x प्लस 3। आपको बताना है सार्व अंतर। क्या बताना बेटा? सार्व अंतर। मतलब d बराबर a2 माइनस a1 एंड d बराबर a3 माइनस a2। चलिए d बराबर a2 की जगह 5x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1, यहाँ 7x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 1। देखिए यही लिखा जाएगा, समझिए। a2 की जगह 5x प्लस 1, a1 की जगह 3x माइनस 1 और a3 की जगह 7x प्लस 3 माइनस a2 की जगह 5x प्लस 1 हो चुका। आगे आगे ब्रैकेट खोलेंगे, d बराबर 5x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1, माइनस और माइनस प्लस। सेम यहाँ d बराबर 7x प्लस 3 माइनस 5x माइनस। तो d बराबर हुआ बेटा 2x, एक और एक प्लस 2। दूसरी ओर d बराबर 7 में से 5 गए 2x, 3 में से 1 गए 2। तो दोनों का सार्वंतर बराबर है, यानी हम लिख पाएंगे कि हमारा सार्वंतर क्या मिला हमें? 3x प्लस। ठीक है। आगे आगे लिखा है बेटा एक एपी में पांचवा पद 20 है, नौवां पद 36 है। तो डी और पहला पद ज्ञात करिए, आराम से कर पाएंगे। पांचवा पद, पांचवा पद क्या है बेटा? 20, यानी a5 बराबर 20। नौवां पद बराबर क्या है? 36, यानी a9 बराबर 30। a5 को क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 20, समीकरण 1। a प्लस 8d बराबर 36, समीकरण 2। अब आगे बेटा समीकरण 1 व 2 से a प्लस 4d बराबर 20, a प्लस 8d बराबर 36। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, यहां भी कैंसल आउट। 8 में से 4 घटाए माइनस के 4d, 36 में से 16 माइनस के 16। तो आपको मिला d बराबर 16/4, 4 चुको 16। d क्या मिल चुका? 4। अब d को रखिए समीकरण 1, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है बेटा? देखिए समीकरण 1 में है a प्लस 4d बराबर 20। a प्लस 4d की जगह 4 बराबर 20, a बराबर 20 माइनस 16, यानी a बराबर भी क्या मिला आपको? 4। अगर आपको जांच करके देखनी है तो दोनों वैल्यू या तो समीकरण 1 में लगाएंगे या लगाएंगे समीकरण 2 में। क्लियर है? आगे बढ़ते
आगे क्वेश्चन क्या है, एपी का 12वां पद 37 है, 2वां पद 7 है, तो समान अंतर और पहला पद ज्ञात करिए। ये तो आप कर ही पाए, है ना, क्योंकि पिछले वाले की तरह ही है। इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, एक एपी में एस एन दिया जा रहा, क्या, एस एन बराबर 2n² प्लस 3n, ये दिए। 10वां पद ज्ञात कर, एस टेन नहीं, 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट समझना। अगर मुझे S1 मिल जाती है तो ये A1 होगी, है ना, पर जैसे ही मैं A2 की बात करूंगा तो मुझे निकालना होगा S2 माइनस S, A3 की बात करूंगा तो S3 माइनस S, और अगर मैं A10 की बात करूंगा तो मुझे निकालना है S10 माइनस S9। क्लियर है? यहां से आपको समझ आया होगा कि हाँ सर अब समझ आया कि कैसे करना है। तो पहले S10 निकालिए, फिर S9 निकालिए, दोनों निकालिए। समीकरण 1 में n बराबर क्या लगाएंगे बेटा, हम लगाएंगे पहले 9। S9 बराबर 2 × 9 पे घात 2 प्लस 3 × 9, मतलब S9 बराबर क्या है, 2 × 81 प्लस 27। S9 बराबर 2 × 8 = 16 प्लस 27 जोड़िए। S9 बराबर 7 और 2 9, 6 2 8, 189। S9 मिल चुका बेटा। अब क्या निकालना है, S10 और निकालना है सर। चलिए कोई नहीं, n बराबर 10, तो S10 बराबर 2 × n की जगह 10 पे घात 2 प्लस 3 × 10। S10 बराबर 2 × 100 प्लस 30। S10 बराबर 200 प्लस 30, यानी S10 बराबर बेटा 230। S9 S10 दोनों मिल चुके। अब निकालना है A10, मतलब A10 बराबर S10 माइनस S9, ये रहा फॉर्मूला। तो A10 बराबर S10 की जगह 230 माइनस 189, माइनस कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये रहे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं बेटा जो आज से पहले आपने नहीं पढ़े, है ना, मतलब थोड़े से मॉडरेट से ऊपर, हार्ड के बराबर कठिन क्वेश्चन। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों रखे मैंने, इसके पीछे का एक रीजन है कि एमपी बोर्ड ने स्पेशली क्लियर कर रखा है कि इस बार कुछ क्वेश्चन, कुछ परसेंटेज टफ आएगा, तो उस टफ पोर्शन को कवर अप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन रखे गए। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को लेकर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ मैथ के किसी भी चैप्टर को लेकर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों तक वो बात भेजें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है ना बेटा? तो लगे रहिए निरंतर अपनी पढ़ाई में, बेहतर से बेहतर पढ़ाई में। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक और बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।